इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो आइए सीधे उस टॉपिक पर आते हैं जो आज पूरी कॉर्पोरेट दुनिया को पलट कर रख रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और इसकी शुरुआत हम एक ऐसे आंकड़े से करेंगे जो सच में आपको हैरान कर देगा। जरा सोचिए, 98%। आज के समय में 98% छोटे व्यवसाय पहले से ही किसी न किसी एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये कोई भविष्य की दूर की कौड़ी नहीं है, ये आज का सबसे बड़ा तकनीकी बूम है जो हमारे सामने घटित हो रहा है। लेकिन एक पल रुकिए, जरा इस 98% की तुलना इस दूसरे आंकड़े से करें, 48.8 लाख डॉलर। ये किसी डेटा ब्रीच या डेटा उल्लंघन की वैश्विक औसत लागत है। और यहीं से इस तकनीक का एक छिपा हुआ, काफी खतरनाक पहलू सामने आता है। सीधे शब्दों में कहें तो एआई एक दोधारी तलवार है जिसे समझना आज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम 4 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, व्यापार में एआई का उछाल। दूसरा, इसके छिपे हुए खतरे। तीसरा, नैतिकता की जरूरत। और आखिर में भविष्य के प्रशासन पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, व्यापार में एआई का उछाल। आइए देखते हैं कि कैसे यह कॉर्पोरेट ग्रोथ के लिए एक बेहद शक्तिशाली इंजन का काम कर रहा है। देखिए, हम इस वक्त एक बहुत बड़े बदलाव के गवाह बन रहे हैं। अब बात सिर्फ उस पारंपरिक एआई की नहीं रही जो केवल एक खास काम करता था। आज दौर है जेनरेटिव एआई का। ये सिर्फ डेटा का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि पूरी तरह से नई चीजें क्रिएट करता है और ऑडियंस को बिल्कुल डायनामिक तरीके से टारगेट कर सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। और इसका असर कितना बड़ा है? मैकेंजी के शोध को ही लें तो उनके अनुसार जेनरेटिव एआई बिक्री यानी सेल्स के 20% हिस्से को पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसे बड़े पैमाने पर हाइपर पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग के दरवाजे खुलना जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। अगर हम जमीनी हकीकत देखें, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया में, तो कंपनियां कमाल कर रही हैं। ग्रैब को ही देखिए, वो ग्राहकों के इंतजार का समय कम करने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं गोजेक अपनी लॉजिस्टिक्स और रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए पूरी तरह एआई पर निर्भर है। ये साफ दिखाता है कि ऑपरेशंस में इसके कितने बड़े और सीधे फायदे हैं। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, छिपे हुए खतरे। इस जबरदस्त प्रगति के साथ जो गंभीर जोखिम आ रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब पर्यावरण पर इसके असर को देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। सिर्फ एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी मॉडल को ट्रेन करने में 6 लाख पाउंड से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसे ऐसे समझिए, एक औसत कार अपने पूरे जीवन काल में जितना धुआं छोड़ती है, ये उससे भी कहीं ज्यादा है ना हैरान करने वाली बात? और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ कार्बन ही समस्या नहीं है, इसके वाटर फुटप्रिंट को देखिए, 54 लाख लीटर। जब माइक्रोसॉफ्ट के GPT-3 मॉडल की ट्रेनिंग हो रही थी तो सिर्फ उनके डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए इतने पानी की खपत हो गई। तो भले ही ये इनोवेशन डिजिटल है, लेकिन इसकी भौतिक कीमत बहुत बहुत बड़ी है। पर्यावरण से आगे बढ़े तो साइबर सुरक्षा का भी एक भयानक रूप सामने आता है। कुछ लोग एआई का गलत इस्तेमाल करके दूसरों की आवाज़ों की हूबहू नकल कर रहे हैं। आपने शायद सुना हो, अमेरिकी राष्ट्रपति तक की नकली आवाज़ में डीप फेक रोबो कॉल किए गए। इन सब का सीधा मकसद क्या है? बस जनता को गुमराह करना और गलत सूचनाओं की आग फैलाना। नौकरियों को लेकर भी स्थिति काफ़ी उलझी हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये सर्वे एकदम सटीक बैठता है। एक तरफ लगभग आधे संगठनों को लगता है कि एआई से नई नौकरियां पैदा होंगी, खासकर रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग में। लेकिन वहीं करीब 1/4 लोग मानते हैं कि ये नौकरियों के जाने का कारण बनेगा, खासकर एडमिन और क्लर्क वाले कामों में। तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और यही सब बातें हमें ले जाती हैं हमारे तीसरे भाग की ओर, नैतिकता की अनिवार्यता। सच कहूं तो अब एआई को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस नैतिकता को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस ब्लैक बॉक्स फिनोमेनन को समझना होगा। ये क्या है? दरअसल कई बार एआई सिस्टम के फैसले लेने की अंदरूनी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि वो खुद उसे बनाने वाले डेवलपर्स के लिए भी एक रहस्य बन जाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर हमें यही नहीं पता कि मशीन कोई फैसला कैसे ले रही है, तो वहां पारदर्शिता और भरोसे की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, है ना?
इसीलिए इस पूरे एआई लाइफ साइकिल के हर एक कदम पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे बात डेटा को सुरक्षित रखने की हो, नैतिक मानकों को मानने की हो, या फिर लगातार परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने की, हर एक स्टेज पर कड़े चेकपॉइंट्स होने ही चाहिए। इसके बिना आप जवाबदेही तय कर ही नहीं सकते। खैर, थोड़ी राहत की बात यह है कि इंडस्ट्री के कुछ बड़े प्लेयर्स अब आगे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए डीप माइंड को देखिए। वो मेडिकल डायग्नोसिस में पारदर्शिता लाने के लिए खास हीट मैप्स दे रहे हैं, और फिनेंस की दुनिया में जेस्ट फिनेंस ऐसे एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहा है जो क्रेडिट स्कोरिंग के फैसले को साफ साफ समझा सकें। ये एकदम सही दिशा में उठाए गए कदम हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, भविष्य का प्रशासन। इतने सारे जोखिमों को देखते हुए हमें अब कुछ बेहद मजबूत और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स की जरूरत है। संगठनों को सिर्फ बातें नहीं बल्कि कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, जैसे कि एक सख्त ऑडिट सिस्टम बनाना, ऐसे डेटा सेट्स का इस्तेमाल करना जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, और सबसे ज़रूरी, मशीनों पर हमेशा इंसानों की नज़र बनी रहे। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनसे हम एआई को सुरक्षित और निष्पक्ष रख सकते हैं। इसके लिए बिजनेस को कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे यूरोपीय आयोग के दिशा निर्देश, या फिर IBM का ओपन सोर्स टूलकिट जिसे AI फेयरनेस 360 कहते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो कंपनियों को पूर्वाग्रह पकड़ने और नैतिकता को बनाए रखने में असल में मदद करते हैं। तो जैसे जैसे ये तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है, मैं आपको एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। मान लीजिए, जब कोई ऑटोनॉमस AI सिस्टम कोई ऐसा फैसला लेता है जिससे भारी नुकसान होता है, तो उसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है? क्या वो मशीन? क्या वो डेवलपर जिसने उसे बनाया? या फिर वो कंपनी जो उसका इस्तेमाल कर रही है? इस पर गहराई से ज़रूर सोचिएगा।